हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का LS-Y क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार। समय सीमा लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इस उत्तर वैदिक काल की समय सीमा मानी जाती है। आगे देखते हैं भौगोलिक विस्तार। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्यतः सप्त सिंधु क्षेत्र, पंजाब और उससे सटे क्षेत्र तक सीमित है। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार पूर्व और दक्षिण दिशा में हुआ है। नंबर 1 है कुरु पंचाल क्षेत्र, दोआब गंगा यमुना का क्षेत्र नया केंद्र बना है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए कौशल, विदेह, मिथिला, मगध तक पहुंचे। दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और कुछ हद तक दक्कन के पठार से पूर्वी भाग तक फैलता हुआ। पश्चिम में सिंध और गुजरात के कुछ हिस्सों तक भी प्रमाण मिलते हैं। तो इस मैप में भी विस्तार देख लेते हैं। आर्यों का विस्तार सप्त सिंधु क्षेत्र में है, सिंध क्षेत्र में, गुजरात है, कुरु पंचाल दोआब क्षेत्र है, कौशल गंगा नदी के किनारे तक, विदेह, मिथिला, मगध, दक्कन के पठार उत्तरी भाग तक। विस्तार के प्रमुख साधन कारण लोहे का प्रयोग, आयरन, श्याम आयस जिसे कहा जाता है, घने जंगलों की कटाई और कृषि भूमि विस्तार में सहायक। कृषि तकनीकों का विकास, हल का प्रयोग, धान की खेती पूर्वी क्षेत्र में। राजनीतिक संगठन, बड़े जनपदों और राज्यों का निर्माण कुरु, पंचाल, कौशल, काशी, विदेह आदि में। यज्ञ और धार्मिक कर्मकांड जैसे अश्वमेध यज्ञ ने भी क्षेत्रीय विस्तार में भूमिका निभाई। साहित्यिक साक्ष्य सत्तर ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा में पूर्व की ओर आर्य विस्तार का संकेत मिलता है। सरस्वती के सौदानी नदी तक इतरे ब्राह्मण में भी विभिन्न जनों क्षेत्रों का उल्लेख। प्रमुख जनपद इस काल में कुरु, पंचाल, कौशल, काशी, विदेह, मगध, अंग आदि। यही आगे चलकर 16 महाजनपदों की नींव बने। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल, चेदी, वस, कुरु, पंचाल, मत्स, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। उपयुक्त जनपदों में से कई जनपद मिलकर आगे चलकर 16 महाजनपद कहलाए। 16 महाजनपदों का मानचित्र इधर दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। पहला है अंग है, दूसरा दूसरा मगध है, काशी है, कौशल है, वज्र है, मल्ल है, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। ये 16 महाजनपद हैं। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में परिचय। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशु चारण पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते समाज स्थायी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया। यह बदलाव लोहे के प्रयोग, नए क्षेत्रों, गंगा घाटी में विस्तार और सामाजिक जटिलता बढ़ने के कारण हुआ। ऋग्वैदिक काल में पशुचारण व्यवस्था, घुमंतु जीव जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी पालन प्रमुख धन का मापदंड, गौधन, कृषि सीमित, जौ प्रमुख फसल। उत्तर वैदिक काल की कृषि प्रधान व्यवस्था, स्थायी जीवन, गांव नगर, हल से कृषि, लोहे के हल का प्रयोग, धान, गेहूं, जौ, तिलहन, दालें आदि, अधिवेश उत्पादन, व्यापार, शिल्प एवं विनिमय का विकास। प्रमुख ग्रंथ इसमें है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। याद रखने की ट्रिक, ऋग्वेद गाय प्रधान और उत्तर वैदिक जो था वो अन्न प्रधान था। कृषि अर्थव्यवस्था का आधार, बिंदु विवरण, मुख्य व्यवसाय कृषि प्रधान व्यवसाय बना। धातु लोहा का प्रयोग शुरू, बेहतर हल व औजार। प्रमुख फसलें जौ, गेहूं, चावल, दालें, तिल आदि।
हल हल जोतने की प्रक्रिया को धार्मिक महत्व मिला। राजा स्वयं हल चलाता था। धार्मिक अनुष्ठान, भूमि भूमि पर व्यक्तिगत पारिवारिक स्वामित्व की अवधारणा विकसित होने लगी। पशुपालन, गाय का आर्थिक महत्व महत्व बना रहा, परंतु कृषि की तुलना में गौण हो गया। गाय को अधन्या न मारने जाने योग्य कहा गया। घोड़ा, युद्ध व यातायात हेतु महत्वपूर्ण। भेड़, बकरी, सूअर का पालन भी होता था। प्रमुख फसलें, जौ, गेहूं, चावल, दालें, तिल। पशु, गाय, घोड़ा, भेड़ और सूअर। व्यापार और वाणिज्य, आंतरिक व वस्तु विनिमय प्रधान रूप से प्रचलित। मिक मिक शतमान, कृष्णाल, मुद्रा मूल्य प्रारंभिक संकेत, वास्तविक सिक्के अभी नहीं आए थे। व्यापारी वर्ग को वज्र कहा जाता था। श्रेणी व्यापारिक संगठन, गिल्ड का प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देने लगा। स्थल एवं जल मार्गों से व्यापार का विस्तार, शिल्प एवं उद्योग, श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, जैसे कि लोहार, सुनार, बढ़ई, कुम्हार और बुनकर। चमड़ा उद्योग, बर्तन निर्माण भी विकसित हुआ। कर व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द अर्थ, बलि, प्रजा द्वारा राजा को दिया गया स्वैच्छिक भेंट कर जो अब अनिवार्य होने लगा, जिसे बलि कहा जाता था। भाग, उपज का हिस्सा लगभग 1/6 जो राजा को दिया जाता था। शुल्क, व्यापार पर कर। संग्रहित कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। बलिसूत्र, ऐसा राजा जो नियमित रूप से बलि देता था। एग्जाम से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल में बलि स्वैच्छिक भेंट थी। उत्तर वैदिक काल में यह अनिवार्य के रूप में परिवर्तित होने लगी। यह एक महत्वपूर्ण तुलनात्मक बिंदु है जो अक्सर पूछा जाता है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, स्थायी बस्तियों व गांवों की संख्या में वृद्धि हुई। नगरीकरण के प्रारंभिक संकेत, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, अहिच्छत्र, पुरातात्विक साक्ष्य चित्रित धूसर मृदभांड। लौह प्रयोग के गंगा घाटी के घने जंगलों की कटाई हुई। कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हुई, अर्थात भूमिकाएं वर्ण आधारित होने लगी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। वैश्य वर्ण मुख्यतः कृषि, व्यापार एवं पशुपालन से जुड़ा हुआ था। पुरातात्विक साक्ष्य चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति उत्तर जैविक काल से संबंध है। लोहे के औजार व हथियार इस काल के स्थलों में प्राप्त हुए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे विजुअल चित्रों में देख सकते हैं। क्विक रिवीजन टेबल के साथ कर लेते हैं तुलना ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल की दोनों की। तुलना का आधार, आर्थिक आधार पशुचारण था, इसमें कृषि था। बलि, कर, भेंट, बलि स्वैच्छिक, बलि अनिवार्य कर दी गई। धातु का प्रयोग, लोहे का प्रयोग नहीं हुआ ऋग्वेदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग हुआ। बसाहट, स्थायी बस्ती कम, स्थायी बस्तियां व गांव अधिक। संपत्ति का मुख्य रूप गाय प्रधान संपत्ति, और इसमें उत्तर वैदिक काल में भूमि व अन्य प्रधान संपत्ति। संभावित परीक्षा उपयोगी प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? धेनु, गौमाता, अधन्या, सुरभि। तो क्या कहा जाता था? अधन्या। गाय को उत्तर वैदिक काल में अधन्या कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ग्रामीण, संग्रहित्री, सेनानी, पुरोहित। तो क्या कहा जाता था? संग्रहित्री कहा जाता था कर वसूलने वाले को। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर वैदिक काल की पुरातात्विक संस्कृति कैसी थी? हड़प्पाई संस्कृति थी। चमकदार लाल मृदभांड, चित्रित मृदभांड, गाय काली बंगा संस्कृति। तो कैसा था? ऑप्शन ग हमारा सही होगा, चित्रित धूसर मृदभांड।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर वैदिक काल में राजा को दी जाने वाली उपज के हिस्से को क्या कहा जाता था? बलि, भोग, भाग, कर। तो क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ग हमारा सही होगा, भाग। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा मूल्य के संकेत कौन थे? दम, प्राण, निष्क, शतमान, कुषण, कषण, दिनार, दमड़ी और हृदय, सुवर्ण, प्राण। तो क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ग हमारा होगा सही, निष्क, शतमान, कृष्णदल। आगे चलते हैं। राजनीतिक संगठन, राज्य और राजा। छोटे कबीले जन के स्थान पर बड़े क्षेत्रीय राजा जनपद बनने लगे। राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। जनपद वंशानुगत होने लगा। कई भव्य यज्ञ राजा की सतत और दैवी स्वरूप देने के लिए किए जाते थे। जैसे राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, वासय यज्ञ। राजसूय यज्ञ राजा को सर्वोच्च सत्य घोषित करने हेतु की जाती थी। अश्वमेध यज्ञ राज विस्तार और आधिपत्य दिखाने हेतु की जाती थी। वाजपेयी यज्ञ राजा को सम्राट की उपाधि दिलाने हेतु की जाती थी। सभा और समितियों का बदलता स्वरूप, ऋग्वैदिक काल की तुलना में इनका महत्व घट गया। सभा धीरे धीरे कुलीनों और धनी वर्ग तक सीमित हो गई। समिति का उल्लेख कम मिलता है और महिलाओं की भागीदारी घट गई थी। प्रशासनिक अधिकारी रत्न, राजा के प्रमुख सहायकों में रत्न कहा जाता था, जिनमें शामिल थे पुरोहित पुरोहित जो धार्मिक कर्मकांड और परामर्शदाता हुआ करते थे। नंबर 2, सेनानी सेना अध्यक्ष हुआ करता था। ग्रामीण ग्राम प्रधान बाद में महत्वपूर्ण पद बना। भाग दूध कर वसूलने वाला अधिकारी सूत, रथ चलाकर और राजा का सारथी सलाहकार होता था, उसे सूत कहते हैं। छत्री राजा का अंगरक्षक हुआ करता था, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। कर व्यवस्था, बलि नामक कर स्थायी और नियमित हो गया। पहले स्वैच्छिक भेंट होती थी, प्रजा के उपज का एक भाग राजा को देना अनिवार्य हो गया। जनपद व्यवस्था का उदय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, काशी, मगध जैसे जनपद प्रमुख राजनीतिक इकाइयां बन गए। क्षेत्रीय पहचान कबीलाई पहचान से अधिक महत्वपूर्ण होने लगी। उत्तर वैदिक काल में सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ा। जनजाति गणतंत्र प्रवृत्तियां कमजोर हुई और राजतंत्र तथा नौकरशाही ढांचे की नींव पड़ी, जो आगे चलकर महाजनपद काल में और विकसित हुई। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संगठन संगठन अ, देखते हैं। परिचय, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी और मुख्यतः कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में यही व्यवस्था कठोर, जन्म आधारित और पदानुक्रमित बन गई। इस काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया तथा ब्राह्मण और क्षत्रियों का प्रभुत्व बढ़ा। आगे देखते हैं, जिसमें इसमें 4 वर्ण थे। एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो होते थे वो यज्ञ कर्मकांड आदि करवाते थे। क्षत्रिय शासन व रक्षा का कार्य, राज्य की रक्षा करना, दान देना, प्रजा का पालन करना। वैश्य उत्पादन व व्यापार का कार्य, जैसे कृषि है, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, धन संचय। शूद्र सेवा करना, और ऊपर 3 वर्णों की सेवा करना, जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, इनकी सेवा करना इनका काम था। याद रखने की ट्रिक, ऋग्वेद कर्म आधारित वर्ण था और उत्तर वैदिक काल जन्म आधारित वर्ण, ये कठोर था। प्रमुख ग्रंथ इसमें लिखे हुए हैं। विशेष तथ्य, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित और वंशागत बनी। इससे सामाजिक असमता व ऊंच नीच की भावना बढ़ी। वर्ण व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। 4 वर्ण व्यवस्था और डीपली। वर्ण कार्य चित्र उदाहरण, ब्राह्मण पुरोहित कार्य, यज्ञ करवाना, शिक्षा देना, समाज में सर्वोच्च स्थान इनका था।
क्षत्रिय शासन करना, युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, ब्राह्मणों से सत्ता हेतु स्पर्धा करना, वैश्य कृषि परिपालन, व्यापार वाणिज्य कर बलि बलि देना आदि आदि। शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करना। इस काल में शूद्रों की स्थिति कमजोर हुई। ब्राह्मण क्षत्रिय का पारस्परिक संबंध। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वर्णों में आपस में सहयोग करने अपनी सामाजिक श्रेष्ठता बनाए रखे। राजा को यज्ञ व अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मणों पर निर्भर रहना पड़ता था। ब्राह्मणों को दक्षिणा यज्ञ के बदले भेंट दी जाती थी, गाय जैसे गाय देना, सेना, वस्त्र आदि। पुरोहित का पद महत्वपूर्ण हो गया। एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एतैत ब्राह्मण में 4 वर्णों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो वर्णों का स्पष्ट किस उसमें मिलता है, तो एतैत ब्राह्मण में मिलता है। जिदनमा की अवधारणा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को उपनयन संस्कार के बाद जिद कहा जाता है, क्योंकि वे ज्ञान दूसरा जन्म प्राप्त करते थे। शूद्र को यह अधिकार नहीं था। ब्राह्मण क्षत्रिय संबंध। राजा ब्राह्मण से परस्पर परामर्श लेता था। ब्राह्मण यज्ञ व अनुष्ठान करवाता था। राजा ब्राह्मण को दक्षिणा भेंट देता था। दोनों मिलकर सामाजिक श्रेष्ठता बनाए रखते थे। परिवार व्यवस्था पितरात्मक परिवार व्यवस्था प्रबल हुई। कुल परिवार का मुखिया कुलपति या गृहपति कहलाता था। संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। पुत्रों को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। वंश वृद्धि व अंतिम संस्कार हेतु याद रखने की ट्रिक है। कुल का पालक मुखिया, गृहपति घर का पति मुखिया होता था। आगे देखते हैं स्त्रियों की स्थितियां। महत्वपूर्ण तुलनात्मक बिंदु पहलू ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों की तुलनात्मक स्थितियां देखेंगे। सभा समिति में भागीदारी। स्त्रियों को सभा समिति में भागीदारी लेने का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, सभा समिति से बहिष्कार किया गया। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का अधिकार अपेक्षाकृत अधिक। शिक्षा के अवसर सीमित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में स्वतंत्रता अपेक्षाकृत स्वतंत्रता, पर्दा प्रथा प्रतिबंधों की शुरुआत होने लगी उत्तर वैदिक काल में। पुत्री के प्रति दृष्टिकोण, पुत्री जन पर कम भेदभाव, पुत्र को अधिक वरीयता देते थे उत्तर वैदिक काल में। फिर भी कुछ विदुषी स्त्रियां जैसे गार्गी मैत्रेय का उल्लेख उपनिषद में मिलता है। स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से प्रायः वंचित रखा गया। नंबर 6 है आश्रम व्यवस्था का उदय होता है। इस काल में जीवन को 4 भागों में बांटने की अवधारणा विकसित हुई है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा प्राप्त का काल। गृहस्थ आश्रम पारिवारिक जीवन का काल। वानप्रस्थ आश्रम सांसारिक मोह से धीरे धीरे विरक्त। नंबर 4 है संन्यास आश्रम पूर्ण त्याग। एग्जाम टिप्स। आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकसित रूप बाद में सूत्र काल मिलता है, परंतु इसकी नींव उत्तर वैदिक काल में पड़ती है। संस्कार। उपनयन संस्कार द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए शिक्षा आरंभ का प्रतीक था। इस संस्कार में जनेऊ यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। छात्र गुरु के घर रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा के प्रमुख विषय वेदांग, व्याकरण, गणित, खगोल शास्त्र, धनुर्विद्या, नीति, आयुर्वेद आदि थी। आगे देखते हैं याद रखने के ट्रिक। उपनयन, जनेऊ धारण, शिक्षा की शुरुआत। गुरु के घर रहकर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की जाती थी। द्विजनमा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को उपनयन संस्कार के बाद द्विज कहा जाता था, क्योंकि वे दूसरा आध्यात्मिक जन्म प्राप्त करते थे। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार
प्राप्त नहीं था। तो इसको शूद्रों को द्विज से अलग रखा गया है। बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये संस्कार प्राप्त करते थे। जाति व्यवस्था की कठोरता के कारण लोहे के प्रयोग व कृषि विस्तार से आर्थिक असमानता बढ़ी। नए क्षेत्रों की विजय व दास प्रथा का विस्तार से सामाजिक स्त्रीकरण बढ़ा। यज्ञों व अनुष्ठानों की जटिलता बढ़ने से ब्राह्मणों की शक्ति व विशेषाधिकार बढ़े। अंतर विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा जिससे जाति व्यवस्था और कठोर हुई। सभा और समिति, राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं। ऋग वैदिक काल की तुलना में सभा व समिति का महत्व घटा। राजा की शक्ति बढ़ने से ये संस्थाएं धीरे धीरे प्रभावहीन होने लगी। विदथ जो ऋग वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था थी का उल्लेख इस काल में लगभग समाप्त हो जाता है। सभा समिति का महत्व अधिक सभा व समिति का महत्व कम हुआ है उत्तर वैदिक काल में। द्विज प्राचीन संस्थाएं हैं। उत्तर वैदिक काल में इसका उल्लेख लगभग समाप्त होता। दास प्रथा, दास दासियों की संख्या में वृद्धि हुई। युद्ध बंदियों का दास बनाया जाता था। दासों का उपयोग घरेलू कार्यों व कृषि कार्य में होता था। क्विक रिवीजन देख लेते हैं विषय ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में तुलना के साथ। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित लचीली थी और इसमें वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित कठोर होती है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी और यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। सभा समिति प्रभावशाली थी। ऋग्वैदिक काल में सभा समिति का महत्व घटा। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर और शूद्रों की स्थिति उत्तर वैदिक काल में कमजोर होती है। आश्रम व्यवस्था अनुपस्थित थी। ऋग वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की नींव पड़ती है उत्तर वैदिक काल में। आगे देखते हैं संभावित परीक्षा उपयोगी प्रश्न। उत्तर वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? कुलपत, गृहपति, ग्रामीण, पुरोहित। तो क्या कहा जाता था? नंबर खा सही होगा। कुलप या गृहपति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है द्विज संज्ञा किन वर्णों के लिए प्रयुक्त होती थी? केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, सभी चारों वर्ण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा खा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है उपनिषद काल की प्रसिद्ध विदुषी स्त्रियां कौन थी? लोपामुद्रा और घोषा, गार्गी और मैत्रेयी, अपाला और रोमशा, सीता और सावित्री। तो कौन है? ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा गार्गी और मैत्रेयी। किस संस्कार से विद्या अध्ययन आरंभ होता था? विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनाशन संस्कार। तो कौन सा संस्कार? खा उपनयन संस्कार से। उत्तर वैदिक काल में किस राजनीतिक संस्था का प्रभाव लगभग समाप्त होगा? सभा समिति, विदथ और गण का। तो कौन ऑप्शन सही हमारा? गा विदथ। उत्तर वैदिक काल की दास प्रथा के बारे में परिचय। ऋग वैदिक काल में दास प्रथा मुख्यतः युद्ध बंदियों तक सीमित थी और इसका स्वरूप अपेक्षाकृत सीमित था। उत्तर वैदिक काल में कृषि के विस्तार, सामाजिक स्त्रीकरण और वर्ण व्यवस्था कठोरता के कारण साथ साथ दास व्यवस्था का स्वरूप और अधिक व्यापक व संस्थागत होता गया। याद रखने की ट्रिक ऋग्वेद दास प्रथा सीमित युद्धबंदी तक, उत्तर वैदिक दास प्रथा व्यापक व संस्थागत। दास प्रथा के स्वरूप परिवर्तन ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल। दास प्रथा सीमित मुख्यतः युद्धबंदी तक, उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा व्यापक संस्थागत कृषि घरेलू कार्य जैसे कि रीढ़ दास आदि। आगे देखते हैं दास प्रथा के विस्तार के कारण और विस्तार। कृषि विस्तार लोहे के प्रयोग से कृषि क्षेत्र बढ़ा। अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता। जैसे जैसे कि कृषि का कार्य बढ़ता है वैसे वैसे कृषि के लिए
लेबरों की भी, श्रमिकों की भी क्या होती है, आवश्यकता बढ़ती है। युद्ध व विजय, नए क्षेत्रों, गंगा घाटी आदि की विजय से युद्ध बंदियों की संख्या बढ़ी। वर्ण व्यवस्था व्यवस्था के बारे में तो देख ही चुके हैं। शूद्रों व निम्न वर्णों की स्थिति और कमजोर होने से दास बनने की प्रवृत्ति बढ़ी। ब्रिज कर्ज, कर्ज न चुका पाने पर व्यक्ति दास बन सकता था। सामाजिक स्त्रीकरण, आर्थिक असमानता बढ़ने से दास स्वामी संबंध सुदृढ़ हुआ। ऋग्वैदिक बनाम उत्तर वैदिक काल तुलना महत्वपूर्ण बिंदु और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। कार्य क्षेत्र मुख्यतः घरेलू कार्य, इसमें क्या होता था, घरेलू कृषि कार्य दोनों के लिए। प्रकृति प्रकृति अपेक्षाकृत उदार, अधिक कठोर व संस्थागत। वर्ण से संबंध कमजोर, संबंध शूद्र वर्ण से गहरा जुड़ाव। आर्थिक भूमिका सीमित, कृषि विस्तार के कारण बढ़ती है। याद रखने की ट्रिक, ऋग्वेद में केवल जो घर के काम करने होते थे श्रमिकों को और जो गुलाम हुआ करते थे, उत्तर वैदिक काल में इनको घर के काम करवाए जाते थे और खेत के भी काम करवाए जाते थे। वर्ण व्यवस्था से जुड़ाव, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। दास से कर्म सेवा को शुद्ध वर्ण का स्वाभाविक धर्म बताया गया है। एतैत ब्राह्मण में शूद्र को अनस से, प्रेस से दूसरों की सेवा करने वाला कहा गया है। ध्यान दें, सभी शूद्र दास नहीं थे, यह एक सामान्य गलतफहमी है। परीक्षा टिप, शूद्र वर्ण और दास स्थिति सेवा कार्य दोनों को एक जैसा मानना गलत। रोमन यूनानी दास प्रथा में से अंतर, भारतीय वैध दास प्रथा, रोमन यूनानी दास प्रथा। उत्पादन का मुख्य आधार नहीं था कृषि, और यहाँ पे उत्पादन व अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। यहाँ पे परिवार घरेलू स्वरूप अधिक, संस्थागत व वृहद स्तर पर शोषकारी। दासों की स्थिति अपेक्षाकृत कम कठोर, दासों की स्थिति अत्यंत कठोर व अमानवीय थी। आगे देखते हैं, दास तथा महिला दास। दासियों का उल्लेख अपेक्षाकृत अधिक मिलता है। दान में गाय स्वर्ण के साथ साथ दासियों को भी दान दक्षिणा के रूप में दिया जाने का उल्लेख मिलता है। दासियों को उपहार व दान में देने की प्रथा सामाजिक व आर्थिक असमानता को दर्शाती है। एग्जाम इम्पोर्टेंट, उत्तर वैदिक काल में दासों का प्रयोग मुख्यतः घरेलू उत्पादक कार्यों, कृषि दोनों में होने लगता है, जबकि ऋग्वैदिक काल में यह मुख्यतः घरेलू कार्यों तक सीमित था। दास व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का संबंध, दास प्रथा वर्ण व्यवस्था से बाहर की श्रेणी में मानी जाती थी। दास चार वर्णों से बाहर थे। शूद्रों की स्थिति दासों जैसी होने लगी, परंतु शूद्र और दास पूर्णतः समान नहीं थे। शूद्रों को समाज सेवा हेतु नियत किया गया, जबकि दास पूर्णतः स्वामी की संपत्ति माने जाते थे। ये देखो, चार वर्ण व्यवस्थाएं हैं। दास जो होता था स्वामी की संपत्ति माना जाता है। शूद्र समाज सेवा हेतु नियमित और दास स्वामी की संपत्ति व्यक्तिगत स्वामी हुआ करते थे। एक रिवीजन देख लेते हैं। विषय, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दास के प्रथा का स्वरूप, दास प्रथा सीमित रूप से थी। उत्तर वैदिक दास प्रथा व्यापक व स्थानगत हो गई। दासों के मुख्य स्रोत मुख्यतः शूद्र, बंदी दास, युद्ध बंदी, ऋणग्रस्त आदि होते थे। कार्य क्षेत्र घरेलू कार्य तक सीमित थे। ये घरेलू प्लस कृषि कार्य दोनों के लिए काम करते थे। दासी दान का उल्लेख कम मिलता है, इसमें दासी दान का उल्लेख अधिक मिलता है। स्थिति, दासों की स्थिति अपेक्षाकृत कम कठोर थी। दासों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक कठोर थी। याद रखने की ट्रिक, दास की प्रथा सीमित युद्धबंदी तक, और उत्तर वैदिक काल में दास की प्रथा व्यापक व स्थानगत होती थी। संभावित परीक्षा उपयोगी प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा के विस्तार का मुख्य कारण क्या था?
तो व्यापक विस्तार, कृषि विस्तार व लौह प्रयोग, धार्मिक सुधार, जनसंख्या वृद्धि, तो क्या होता था? नंबर ख सही होगा, कृषि विस्तार व लौह प्रयोग। दासों को किन कार्यों में नियोजित किया जाता था? केवल युद्ध कार्यों के लिए, केवल घरेलू कार्यों के लिए, घरेलू व कृषिकार दोनों के लिए। तो उत्तर वैदिक काल में दासों को घरेलू और कृषिकार दोनों के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दान दीक्षा में गाय स्वर्ण के साथ और क्या दिया जाता था? भूमि, वस्त्र, दासियां। तो क्या दिया जाता था? दासियां। ग ऑप्शन सही है। भारतीय दास प्रथा रोमन दास प्रथा से किस प्रकार भिन्न है? भारतीय दास अधिक स्वतंत्र थे, भारतीय दासों को अधिक वेतन मिलता था। भारतीय दास प्रथा उत्पादन का मुख्य आधार नहीं थी। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ग सही होगा। भारतीय दास प्रथा उत्पादन का मुख्य आधार नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, दास प्रथा के विस्तार के मुख्य स्रोत कौन से थे? व्यापक उद्योग, सैनिक सेवा, गा युद्धबंदी, ऋणग्रस्त, जन्मजात कर, भूमि उपहार, शिक्षा, धर्म, व्यापार। तो ऑप्शन होगा ख सही, युद्धबंदी, ऋणग्रस्त, जन्मजात। उत्तर वैदिक काल और सती प्रथा के बारे में जानते हैं। परिचय, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में यही पार्ट मिलता है। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार सती प्रथा वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तरकालीन वैदिक काल में एक स्थापित प्रचलित सामाजिक प्रथा के रूप में विद्यमान नहीं थी। इसके प्रमाण अत्यंत सीमित, अस्पष्ट व विवादास्पद मिलते हैं। ट्रिक तो देख लेते हैं। अगर प्रश्न आए क्या उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा प्रचलित थी? तो सही उत्तर होगा नहीं। ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं, प्रथा के रूप में शामिल नहीं थी। आगे देखते हैं, याद रखने का आसान तरीका, ऋग्वेद का संदेश, जीवन की ओर लौटो। सती प्रथा का विचार आत्मदाह था। ऋग्वैदिक काल जीवन समर्थक, मध्यकाल गलत व्यवस्था। ऋग्वैदिक का प्रसिद्ध श्लोक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। ऋग्वैदिक काल इमा नागरी अविधवा सुपन्नीर अगसने अन सनाना उचित तन्य उपतुष्टान जागृति। तो ये क्या है? ये इस काल का एक फेमस श्लोक है, जिसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये इसलिए यहाँ पे रख दिया गया है। इस श्लोक में विधवा स्त्री को अपने मृत पति के शव के पास लिटाए जाने का प्रतीकात्मक उल्लेख मिलता है, परंतु इस श्लोक में तुरंत बाद उसे उठो और जीवन की ओर लौटो, उदीसर नाभि जीवलोकम कहकर जीवित रहने और नए सिरे से जीवन जीने का आह्वान किया गया है। अर्थात यह श्लोक सती प्रथा का समर्थन नहीं बल्कि जीवन समर्थन अनुष्ठान को दर्शाता है। यह एक प्रतीकात्मक विधि थी, वास्तविक आत्मदाह नहीं। एग्जाम, यह श्लोक बाद में मध्यकाल में गलत व्याख्या करके सती प्रथा को धार्मिक आधार देने हेतु प्रयोग किया गया। नियोग प्रथा और वैकल्पिक साक्ष्य। वैदिक साहित्य में विधवा स्त्री द्वारा पुनर्विवाह अथवा नियोग प्रथा, पति के भाई से संतानोत्पत्ति हेतु संबंध का उल्लेख मिलता है। यह दर्शाता है कि विधवा के लिए जीवन जीने के वैकल्पिक सामाजिक प्रावधान मौजूद थे, जो सती प्रथा के व्यापक प्रचलन के विरुद्ध तर्क देता है। सती प्रथा की वास्तविक ऐतिहासिक शुरुआत, काल, स्थिति, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल स्थिति प्रथा के रूप में स्थापित नहीं, केवल प्रतीकात्मक उल्लेख है। मौर्य उत्तर काल, कुछ यूनानी लेखकों जैसे एरियन, डायोडोरस द्वारा सीमित क्षेत्रों का उल्लेख। गुप्त काल, लगभग 4वीं-5वीं सदी ईस्वी में प्रथम ठोस अभिलेख साक्ष्य एरण अभिलेख 475 ईस्वी में भानुगुप्त काल में मिलते हैं। मध्यकाल, प्रथा का व्यापक व संस्थागत विस्तार विशेषकर राजपूत व कुछ क्षेत्रों में मिलता है। एग्जाम टिप, एरण अभिलेख को सती प्रथा का
सबसे प्रारंभिक ठोस पुरातात्विक अभिलेख साक्ष्य माना जाता है, वैदिक काल का नहीं। विद्वानों के मत, अधिकांश आधुनिक इतिहासकार यह मानते हैं कि सती प्रथा एक परिवर्ती सामाजिक विकृति थी जो वैदिक मूल्यों से मेल नहीं खाती। कुछ विद्वानों का यह तर्क देते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति सामान्य गिरावट, सभा समिति से बहिष्कार, संपत्ति अधिकार की कमी ने आगे चलकर सती प्रथाओं हेतु सामाजिक जमीन तैयार की, परंतु प्रथम स्वयं उस काल में मौजूद नहीं थी। संबंधित बिंदु, ऋग्वेद में जीवन समर्थन दृष्टिकोण, नियोग प्रथा का अस्तित्व, विधवा के पुनर्विवाह जीवन के प्रमाण, ये सभी सती प्रथा के व्यापक प्रचलन के विरुद्ध प्रमाण देते हैं। याद रखने की ट्रिक, सती नहीं यानी साक्ष्य नहीं। वैदिक काल में ती का मतलब प्रतीकात्मक उल्लेख मात्र, न नियोग के प्रमाण उपलब्ध, ही का मतलब प्रथा के रूप में मौजूद नहीं। विद्वानों के मत, अधिकांश आधुनिक इतिहासकार यह मानते हैं कि सती प्रथा एक परिवर्ती सामाजिक विकृति थी जो वैदिक मूल्यों से मेल नहीं खाती। कुछ विद्वान एक यह तर्क देते हैं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सामान्यतः गिरावट, सभा समिति से बहिष्कार, संपत्ति अधिकार की कमी के आगे चलकर सती जैसी प्रथाओं हेतु सामाजिक जमीन तैयार की, परंतु प्रथा स्वयं उसमें मौजूद नहीं थी। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तुलनात्मक बिंदु विषय, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट शुरू हुई है उत्तर वैदिक काल में। विधवाओं हेतु वैकल्पिक प्रावधान, नियोग पुनर्विवाह का प्रावधान बने रहे, परंतु प्रतिबद्धता भी बढ़ने लगी। सती प्रथा का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सती प्रथा का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। रिवीजन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा एक स्थापित प्रथा नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में जीवन समर्थक श्लोक सती प्रथा का समर्थन नहीं। नियोग प्रथा, विधवाओं हेतु वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था। सती प्रथा का प्रथम ठोस साक्ष्य इतरेय अभिलेख गुप्त 475 ईस्वी में मिलता है। प्रथा का व्यापक विस्तार मध्यकाल में। संभावित परीक्षा प्रश्न, क्या उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा स्थापित समाज प्रथा थी? इसमें नहीं, ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। नंबर 2 है सती प्रथा से संबंधित प्रसिद्ध वैदिक श्लोक किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। विधवाओं हेतु वैदिक काल में कौन सी वैकल्पिक प्रथा प्रचलित थी? तो नियोग प्रथा। सती प्रथा का प्रथम ठोस अभिलेख साक्ष्य कौन है? तो एरण अभिलेख गुप्त काल का जो 475 ईसा पूर्व में लिखा गया है। सती प्रथा का व्यापक विस्तार किस काल में? तो मध्यकाल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था के बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित करने की व्यवस्था विकसित हुई। हालांकि इसका पूर्ण और व्यवस्थित रूप बाद में धर्मसूत्र काल में मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का पहला चरण, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का समय। उपनयन संस्कार के बाद बालक गुरु के पास जाकर वेदाध्ययन करता था। ब्रह्मचर्य, अनुशासन और सादा जीवन इस अवस्था की पहचान थी। गृहस्थ आश्रम, विवाह के बाद पारिवारिक और सामाजिक जीवन का चरण। संतानोत्पत्ति, यज्ञ, दान और समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन इसे सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया, क्योंकि यही अन्य तीनों आश्रमों का भरण पोषण करता था। वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद वन में जाकर सादा जीवन व्यतीत करना, सांसारिक मोह से धीरे धीरे विरक्त की ओर। संन्यास का आश्रम, जीवन का अंतिम चरण, पूर्ण त्याग और आध्यात्मिक साधना का समय। मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक बंधनों से
पूर्ण मुक्ति विशेष बिंदु। यह व्यवस्था मुख्यतः द्विजों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पर लागू होती थी। उद्देश्य था कि जीवन को व्यवस्थित ढंग से जीना, शिक्षा, कर्तव्य, वैराग्य और मोक्ष का संतुलन। यह वर्ण व्यवस्था के साथ मिलकर सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाला ढांचा बन गई, जिसे बाद में वर्णाश्रम व्यवस्था कहा गया। आगे देखते हैं चार आश्रमों का। पहला है ब्रह्मचर्य, शिक्षा और अनुशासन का होता है। दूसरा है गृहस्थ, कर्तव्य और समाज सेवा का है। तीसरा है वानप्रस्थ, वैराग्य की ओर अग्रसर। और चौथा है संन्यास, मोक्ष की प्राप्ति। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।